Hello dear students, this is Jahin Ahmed, your physics teacher from Central Public School. Hope you all enjoyed the first lecture which was on the basics of physics. In this lecture we are going to start the first chapter of physics of class 9th, which is motion, and these are the 8 topics which we are going to cover in this chapter. In this lecture we are going to deal with the first topic, which is rest and motion. Before starting the topic, we have to know some basic concepts about coordinate geometry. Otherwise we can face some difficulties regarding this chapter. So ये चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं काफ़ी डिटेल में. यहाँ बस फिजिक्स में थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. हियर द राइट साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड इज टेकन नेगेटिव. द upward side of the y axis is taken positive and the downward side is taken negative. ऊपर की तरफ y प्लस, नीचे की तरफ y माइनस, राइट साइड की तरफ x प्लस और लेफ्ट साइड की तरफ x माइनस. ठीक है. अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फिजिक्स में क्या ज़रूरत है इसको समझ लेते हैं. सपोज हमसे कहा गया कि कोई आदमी है जो x एक्सिस में 2 यूनिट जाता है, 2 मीटर जाता है, तो हम x की तरफ ये 2 मीटर चला गया वो आदमी. फिर क्या होता है कि ये आदमी माइनस वाई की तरफ 3 मीटर जाता है, तो ये हमने बना दिया माइनस वाई की तरफ 3 मीटर. अब जो उस आदमी का एक्चुअल पोजीशन है वो इस पॉइंट पे है. तो इसी सब कारण से हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है. अब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें कोऑर्डिनेट दिखाना हो तो हम उसको 2 नंबर्स के फॉर्म में बताते हैं. That is 2, 3, x, y. The first number is always x, that is abscissa, and the second number is always y, that is ordinate. तो इस पॉइंट A का मतलब ये है, अगर ये बोला जा रहा है कि ये पॉइंट A 2, 3 पे है, यानी इसका मतलब है ये x में 2 है और y में 3 है. तो अब इसको हम लोकेट कैसे करेंगे? तो क्योंकि x पॉजिटिव है +2, तो हम x में 2 जाएंगे यहाँ. ठीक है, 2 पे रुक जाएंगे. अब y हमारा क्या था? 3 था. 3 पॉजिटिव है, तो हम अब हमारा y पॉजिटिव किधर होता है? 3 ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ से 3, y3. तो दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A. सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि बताइए एक B पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, बताइए वो ऑब्जेक्ट कहाँ है. हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है x में -2 और y में +4. तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, x में -2 ये हो गया. अब हमें y में क्या जाना है? प्लस जाना है. तो प्लस ऊपर की तरफ होता है, तो हम ऊपर जाएंगे y में 4 एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B. अगर -4 बोलता तो हमें नीचे जाना होता. ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए इस चैप्टर में. अब ये डायरेक्शनल कन्वेंशन कुछ ऐसा होता है, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ही हम 2 लाइन खींचेंगे. ये y वाला जो था ये हमारा x है. ये वर्टिकल लाइन जो हमारा है टॉप मोस्ट पोजीशन पे नॉर्थ होता है, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे साउथ होता है. राइट साइड ऑलवेज इज ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज इज वेस्ट. अगर हमसे बोला गया कि कोई आदमी है जो ईस्ट के तरफ 10 मीटर जा रहा है, तो वी हैव टू ड्रॉ 10 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 10. Then the person goes towards south by 15 meters. So this is 5, 10, 15. He goes south 15 meters. So the actual position of the person is here. तो ये सभी को याद होना चाहिए डायरेक्शनल कन्वेंशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में. अब हमारा एक्चुअल जो है वो शुरू होता है मोशन कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है. तो इसको कुछ यूं डिफाइन किया गया है बुक्स में कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब जैसे हमारा यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट पहले A था 10 बजे
और 10:10 पे ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ बी पे चला गया, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस ए से अब इस बी पे है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो भी था, जो पहले ए पे था, 10 मिनट बाद वो बी पे है, तो ये ऑब्जेक्ट अब मोशन में है। यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है। सपोज माना कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो अपने घर में था, यानी 0 मीटर्स पे था, और उस समय टाइम था 10 बज रहा था। अब 10 मिनट बाद यानी 10:10 पे देखा गया तो वो ऑब्जेक्ट घर से 50 मीटर की दूरी पे था। फिर 10:15 पे देखा गया तो वो ऑब्जेक्ट अब घर से 100 मीटर की दूरी पे था। तो क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट ए इज इन मोशन। अब उसको इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे कोई कार अगर कोई सड़क पे चल रही है तो हम बोलेंगे वो कार मोशन में है। जैसे आप लोग और हम लोग स्कूल जाते थे पहले डेली सुबह सुबह, तो हम लोग घर से स्कूल जाते थे तो हमारा भी पोजीशन विद टाइम चेंज होता रहता था, तो हम भी मोशन में। ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। अब मोशन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो अब आते हैं रेस्ट क्या होता है। कुछ उसी तरह का डेफिनेशन है। तो बुक्स में रेस्ट को कुछ यूं डिफाइन किया गया है, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें टाइम को बेस मान के चलना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन तभी हम बता सकते हैं जब टाइम को कंसिडर किया जाए। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो रहा हो तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। हमारा सपोज डैट कोई कार हमारे घर के सामने खड़ी है और वो सुबह से शाम तक वहीं खड़ी रह गई, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वो कार सुबह से शाम तक रेस्ट पे ही थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मानो कोई ऑब्जेक्ट बी था, वो अपने घर में था 10 बजे 0 मीटर्स पे। 10 मिनट बाद देखा गया 10:10 पे, तो भी वो अपने घर में ही था। फिर 10 मिनट और बाद यानी 10:20 पे भी देखा गया तो भी वो ऑब्जेक्ट वहीं था। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये अभी क्योंकि टाइम बढ़ने से ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे दिस ऑब्जेक्ट बी इज एट रेस्ट। अब इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग डेली लाइफ से। तो एक कार है जो खड़ी है रोड पे और जिसका पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो कार रेस्ट पे है। एक चाकू है जो टेबल पे रखा हुआ है, सुबह से शाम हो गया, चाकू वहीं का वहीं है, तो हम बोलेंगे कि पूरे टाइम चाकू रेस्ट पे था। अब थोड़ा बहुत रेस्ट और मोशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को आ गया होगा। अब एक कमाल की बात यह है कि रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। नोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट जो द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड बोथ डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेम ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए रेस्ट पे हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए मोशन में हो सकता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। आप स्टेशन गए, आप किसी आदमी अपने रिलेटिव को छोड़ने गए स्टेशन, वो रिलेटिव आपका ट्रेन में बैठ गया। अब आप स्टेशन पे हो, ट्रेन खुल गई, तो ट्रेन खुल गई। अब क्योंकि आप स्टेशन के रिस्पेक्ट में ट्रेन खुली और आगे बढ़ी और टाइम भी आगे बढ़ा, तो आपके लिए वो ट्रेन रेस्ट से मोशन में आ गया, यानी वो ट्रेन रेस्ट मोशन में है। अब जो पैसेंजर बैठ गया वो, तो उसके लिए क्या होगा, वो ट्रेन रेस्ट में है और उसके लिए उसको ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे गया। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे गया, तो ट्रेन रेस्ट में है और प्लेटफॉर्म मोशन में आ गया। आपने भी बचपन में कभी ये फील किया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई टेबल रखा हुआ है रूम में और वो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो टेबल रेस्ट पे है। हमको देख के नॉर्मली ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि अर्थ से बाहर है, तो क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, तो अर्थ का पोजीशन तो सेम नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस एस्ट्रोनॉट को लगेगा कि वो टेबल पूरे अर्थ के साथ मोशन में है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स, और ये डिपेंड करते हैं कि देखने वाला कौन है और किस जगह पे है। सेम ऑब्जेक्ट किसी आदमी के लिए रेस्ट में हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट दूसरे आदमी के लिए मोशन में हो सकता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको पता करना है डेली लाइफ से 5 ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसको छोड़ के, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी के लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए वो मोशन में है। ठीक है, ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। पिछले वाले होमवर्क में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो आज हम थोड़ा उसको देख लेते हैं
कि क्यों दिक्कत आ रही है। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने न्यूमेरिकल दिया था कि 200 मेगा न्यूटन, दिस इज मेगा न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज करना था। तो हमने टेबल में क्या देखा कि मेगा जो है वो, अगर ये न्यूटन बेस हो गया तो न्यूटन से मेगा से हमको न्यूटन में आना है, यानी ऊपर से नीचे उतरना है। तो जब भी ऊपर से हम नीचे उतरेंगे तो वो जो ये जो 10 का पावर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 इंटू 10 का पावर 6। तो ये अब क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो इसके पावर में ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू 10 का पावर 8। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि मिली न्यूटन को न्यूटन में चेंज करना है। अब क्योंकि हम नीचे, मिली क्या आता है, नीचे आता है बेस से, और न्यूटन जो है वो बेस हमारा वो मिली एंड दिस इज न्यूटन। तो जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो छोटे क्वांटिटी को बड़े क्वांटिटी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, मिली छोटा क्वांटिटी है, न्यूटन बड़ा क्वांटिटी है, तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करते हैं, 10 का पावर माइनस में लेते हैं। तो 100 मिली न्यूटन को अगर न्यूटन में चेंज करना हो तो 100 इंटू 10 का पावर -3, क्योंकि मिली और बेस में जो एक्सपोनेंट का फर्क है वो 10 का पावर -3 का है। तो ये 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर -3, तो 2 - 3 -1 बचा, और 10 के पावर -1 को 0.1 न्यूटन भी बोल सकते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल था कि 1 मीटर को नैनोमीटर में चेंज करना था। तो फिर से हम लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे उतरना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और मीटर और नैनोमीटर के बीच का जो एक्सपोनेंट का फर्क है वो है 10 का पावर 9 का, तो 1 मीटर में 10 का पावर 9 नैनोमीटर होगा। अगर ठीक उल्टा करेंगे, हम नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो क्योंकि नैनोमीटर नीचे है और मीटर ऊपर है, तो और दोनों में जो एक्सपोनेंट का डिफरेंस है वो 10 का पावर 9 का है, तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 1 इंटू 10 का पावर -9 है, दिस इज 10 का पावर -9 मीटर। एक बार फिर से आप समझ लो, अगर हमें बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी में किसी में जाना हो तो हम वहाँ पे लेंगे 10 का पावर प्लस में और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। अगर छोटे क्वांटिटी से बड़े में जाना हो तो 10 का पावर माइनस में। सपोज माइक्रो से मिली में जाना है तो हमको छोटे से बड़े में जाना है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 पे ये है और ये 6 पे है, तो दोनों में डिफरेंस 3 का है। तो अगर माइक्रो से मिली में जाएंगे तो 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ये। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शुरू करेंगे। थैंक यू।